हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में एनसीईआरटी महेश वर्मा बुक के लेसन नंबर 6 देखेंगे। जो इससे पहले वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में या वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पे ही इससे पहले वाले 5 लेसन तक वीडियो बनाया गया है जो आप देख सकते हैं, और इससे चैनल पर आपको एनसीईआरटी से संबंधित सभी चीज़ों का डिस्कस मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम देखेंगे लेसन नंबर 6, द्रव के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ये चीज़ पर चल रहे हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ये चीज़ों को हम देखेंगे और फिर इसमें हम एक एक चीज़ों पर केयर करते चलेंगे। फर्स्ट चल रहे हैं कि द्रव्य से संबंधित ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का मतलब कोई भी दुनिया की कोई भी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान यानी आकार बनावट होगा, कुछ बनावट होगा, आकार जे रूप जे धारण कर सकता है, और जो स्थान प्लेस गिरता है उसे द्रव्य कहेंगे। हवा हो गया, पेन हो गया, कलम हो गया, कोई भी वस्तु अगर ले लीजिएगा उस सभी के सभी द्रव्य के अंतर्गत में रखा जाएगा। अर्थात द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना को हम द्रव्य कहेंगे। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यानी जिसमें आयतन हो यानी जगह घेरता हो, द्रव्यमान उसमें उपस्थित होना चाहिए। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। जितना भी उपस्थित कोई भी चीज़ उसमें है उसी को हम कहेंगे द्रव्यमान कहेंगे। दोस्तों पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था द्रव्यमान कहीं पर भी ले जाने पर चेंज नहीं होता है, लेकिन भार चेंजिंग होता रहता है। लेकिन द्रव्यमान भी कुछ कंडीशन में चेंज हो सकता है, कब? जब उसका तोड़ फोड़ कर दिया जाए तब। नेक्स्ट, वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को आयतन कहते हैं। आयतन के मतलब दोस्तों जितना भी वो प्लेस को घेर लेता है। एक जैसे मान के चलिए कि कुआं है, कुआं जितना गड्ढा तक घिरा हुआ है उसको हम ये कहेंगे कि उसका आयतन है। ये मान के चलिए कि चेयर है, चेयर तो जितना स्थान को घेरा इसको कहेंगे हम ये आयतन है। जितना स्थान घेरता है उसे आयतन कहेंगे। हमारा बॉडी पर भी ये देख लीजिएगा, जितना लंबा बॉडी होगा उसी को मतलब जितना स्थान घेर रहा है, जितना हमें रहने के लिए जगह चाहिए उसको हम ये कहेंगे कि हमारा ये क्या है, आयतन है। अर्थात आयतन में 3 चीज़ों का गणना किया जाता है, लंबाई, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई शामिल होता है। आप ये जानते भी होंगे कि किसी चीज़ की आयतन निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा करते हैं, तो इससे भी आकलन कर सकते हैं। जैसे में जल भी स्थान घेरता है, वायु, मृदा, सोना, कुर्सी इत्यादि हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अब देख लिया जाए कि द्रव की अवस्थाएं कितनी होती है। तो द्रव की अवस्थाएं 3 अवस्था होती है, यानी द्रव्य की अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, द्रव्य की अवस्था होगा दोस्तों। पदार्थों को तो मुख्यतः 5 अवस्था में बांटा गया है। ठीक है, ये चीज़ को ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 अवस्था देख रहे हैं कि ठोस, गैस, द्रव हो जाएगा। एक हो जाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा कहा जाता है। एक होता है बोस आइनस्टाइन, 5वां अवस्था को बोस आइनस्टाइन, चौथा अवस्था को बोला जाता है प्लाज्मा। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आइए हम इसी 3 पर चर्चा करेंगे, ये प्लाज्मा और बोस आइनस्टाइन को ये बाद में हम देखेंगे। तो ठोस का गुण, द्रव का गुण और फिर गैस का गुण हम ये चल रहे देख रहे हैं। तो ठोस से इनका आकार निश्चित होता है। जैसे एक ईंट ही ले लीजिए, तो ईंट का आकार निश्चित है, कहीं पर भी रखिएगा तो उसका शेप उसी प्रकार रहेगा, आपको कभी बदलने वाला नहीं है जब तक उस पर कुछ हीट गर्म नहीं किया जाए। द्रव देखिएगा, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। इसका ठोस का देखिएगा आकार भी निश्चित, यानी जिस प्रकार होता है कहीं पर भी रखिएगा उसी प्रकार, और आयतन भी निश्चित होता है। लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि अगर थाली में रखिएगा थाली के शेप लेगा, ग्लास में रखिएगा ग्लास का शेप लेगा, पानी जैसे। द्रव के मतलब लिक्विड, तो लिक्विड को ये देखिएगा किसी भी रूप ये धारण कर सकता है। ठीक है, आकार कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन उसका जो आयतन होता है, अगर कह दिया 1 लीटर द्रव है, अगर कि ग्लास में डालेंगे तब पर भी वही 1 ही लीटर रहेगा। अगर उसे थाली में भी डालिएगा तो 1 ही लीटर रहेगा, यानी कि आपका आयतन कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, गैस को देखिएगा। गैस का दोस्तों दोनों अनिश्चित, आकार भी और आयतन दोनों के दोनों अनिश्चित होता है। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि एक गैस है, तो गैस को अगर कि एक गुब्बारे में भरा जाता है तो गुब्बारे का आकार ले लेता है।
एक गाड़ी का वाहन का जो टायर होता है, ट्यूब होता है, उसमें भरिएगा तो उसका शेप, उसी गैस को उसमें डालिएगा तो उसका शेप लगेगा। तो आकार तो अनिश्चित। दूसरी बात, आयतन को देखेंगे, इस गैस को हम एक ये चाहे तो सिलेंडर में पैक कर दिए हैं तो उस रूप का कर लिया, लेकिन इस जे सिलेंडर से निकाल कर अगर वायुमंडल में छोड़ेंगे तो बहुत विस्तार लेगा। इससे किसी दूसरे बर्तन में रखेंगे तब पर भी दूसरा आकार लेगा। तो गैस का दोस्तों याद रखिए, आकार भी कोई निश्चित नहीं होता और आयतन भी कोई निश्चित नहीं होता है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, आयतन वही बात है, इनका आयतन निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित नहीं होता है, इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। ये अपने पात्र के संपूर्ण आयतन में विस्तृत होता है। यानी गैस जो है जिस पात्र में रखिएगा उसका एकदम पूरा भरपूर ये घेर लेता है। ठीक है, एक छोटा में रखिएगा तब पर भी उतना ही में रहेगा और बड़ा में भी रखिएगा तो वहीं गैस ये ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर घेर लेता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये बहते नहीं है, मतलब ठोस बहते नहीं है, सबको मालूम है। ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर द्रव पानी जो होता है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, ये प्रत्येक दिशा में बहता है। तो आप गैस जानते हैं कि किसी भी कंडीशन में यानी कि कोई इसका डायरेक्शन निश्चित नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, वायुमंडलीय दाब का यहाँ पर बताया गया है, दाब का प्रभाव। तो इनको बहुत कम दबाया जा सकता है, मतलब ठोस पर बहुत कम दबाव लग सकता है, इसके अपेक्षा अधिक दाब लगाया जा सकता है। इस पर अधिक दाब लगाए, मतलब आप चाहे तो सपिंडन सबसे, अगर सपिंडन की दृष्टि से समझिए, सपिंडन का मतलब सिकुड़ना। तो ठोस को आप सिकुड़ा नहीं सकते हैं, लेकिन द्रव को हो तो थोड़ा सा इसको जो अगर कि प्लास्टिक में रख कर जो दबाइएगा तो दबेगा। गैस तो सबसे ज़्यादा, गुब्बारा है, गुब्बारा का चाहे तो खूब दबा सकते हैं। तो सपिंडन की क्रिया सबसे ज़्यादा गैस में होती है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यानी ठोस में सपिंडन बहुत कम होता है। ऊष्मा का प्रभाव, गर्म करने पर इनमें से सबसे कम वृद्धि है, यानी कि ठोस जो होता है उसमें प्रभाव, उसमें जिसको कहते हैं उसमें प्रसार, ऊष्मा प्रभाव मतलब उसमें प्रसार, जो ऊष्मा देने पर कोई भी वस्तु में लंबाई, चौड़ाई या आयतन या क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, उसी को कहते हैं हम ऊष्मीय प्रभाव। तो यहाँ पर ठोसों में ऊष्मीय प्रभाव जो कम होता है। देखिएगा, गर्म करने पर इसके आयतन ठोस के अपेक्षा अधिक बढ़ते हैं, मतलब द्रव में आपको आयतन बहुत काफ़ी, और गैस में तो मत पूछिए, जितने गर्म कीजिएगा और ये उड़ना चालू होता है, बहुत काफ़ी विस्तार होने लगता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इस गैस को विस्तार को ही कहा जाता है विसरण। विसरण याद रखिएगा, विसरण। जैसे सेंट मारकर शरीर पर घूमते रहते हैं और फिर जो है एक बारात, शादी, किसी जो फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर देखिएगा सेंट कोई लगाता है लेकिन वो पूरा जो फंक्शन ही गमगमाता रहता है। तो ये कहेंगे विसरण। आप देखे होंगे कि खाना कहीं दूसरे के घर में बन रहा है, पड़ोसी के घर में, और सेंट उसका जो अपने अगल बगल में आता रहता है, लगता है कि हम ही जो खाना बना रहे हैं, और स्वाद जो जब उसका पता चलता है तो लगता है कि हमें भी बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये होता है विसरण की क्रिया होती है। ठीक है, गैसों का प्रभाव को ही ये विसरण कहते हैं। अगला देखिएगा, कणों की गति। इनमें ठोस में सबसे कम गति होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। लेकिन सबसे अगर की कह दे कि गैस किसका जो ज़्यादा तेज़ी से चलते रहते हैं, तो गैस का सबसे तेज़ी से गति करते रहते हैं। क्यों, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि गैसों में अंतराणविक बल बहुत कम लगता है। मतलब अंतराणविक बल क्या है, तो दो अणुओं के बीच में आकर्षण बल को ही अंतराणविक बल कहते हैं। ठीक है, या संसंजक बल कह सकते हैं। तो ये देखिएगा, गैसों में देखिएगा अंतराणविक बल जो बहुत कम होने की वजह से ही बहुत तेज़ी गति से ये चलते रहते हैं। गलनांक, क्वथनांक पर संबंधित इस चीज़ को देख लें कि गलनांक, क्वथनांक तथा क्रांतिक ताप से संबंधित। तो दोस्तों ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, कोई निश्चित होता है कि कितने टेम्परेचर पर गलेंगे। द्रव का गलनांक भी निश्चित होता है, लेकिन गैसों का क्रांति ताप ये निश्चित होता है। ये चीज़ को समझिएगा। अंतराणविक बल, मतलब अंतराणविक बल क्या होता है, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगते हैं, बंधे होते हैं, यानी कि जब ये दोनों एक दूसरे को खींचकर बांध लेते हैं तो उसी को कहते हैं अंतराणविक बल। और इसी अंतराणविक बल के कारण होता है ससंजक बल, ससंजक बल होता है। ये दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, इन कणों के मध्य प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होते हैं, और ठोस में सबसे अधिक होता है अंतराणविक बल। इनके कणों के मध्य अंतर अंतराणविक बल ठोस की अपेक्षा कुछ कम होते हैं, और सबसे कम कह दिया जाता है गैसों के अणुओं में सबसे कम होता है। इसलिए देखिएगा नगण्य होता है, इसीलिए ये गति बहुत तेज़ी से ये करते रहे, यानी छोड़ दीजिएगा तो बहुत जल्दी से वायुमंडल में विस्तार हो जाते हैं। हिमांक और घनत्व, इनका हिमांक भी और घनत्व दोनों। घनत्व के मतलब समझिएगा दोस्तों, और हिमांक के मतलब क्या होता है। हिमांक के मतलब जिस बिंदु पर बर्फ जैसा बनना चालू हो जाए उसी को कहते हैं हिमांक, और घनत्व के मतलब जिसका एकांक
एकांक आयतन में ज़्यादा वजन हो, भार हो, ठीक है, एकांक आयतन में ज़्यादा जो अगर द्रव्यमान होगा तो उसी को हम कहते हैं क्या चीज, घनत्व कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक इतना आयतन ले लीजिए लोहा, और फिर जो उतना ही ले लीजिए, उतना ही आयतन का ले लीजिए रुई। एक डिब्बा मान के चलिए कि एक ये बर्तन में हम डिब्बा से भरकर एक लोहा ले रहे हैं, एक रुई ले रहे हैं, तो सबके आयतन एक सबसे घनत्व किसका होगा, तो लोहा का घनत्व अधिक होगा, क्योंकि एकांक मतलब एक टुकड़ा में ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो उसी को कहते हैं कि उसका घनत्व अधिक है। ये चीज़ को समझिएगा। तो ठोसों का दोस्तों घनत्व बहुत अधिक होता है और गैसों का घनत्व सबसे कम होता है और हिमांक भी सबसे कम होता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा, इन तीनों में जो अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं ठोस। देखिएगा ठोस का यहाँ पर डिफिनेशन है। ठोस से वस्तु आकार आयतन में निश्चित होता है। उदाहरण कांच बोतल हो जाएगा। द्रव्य द्रव अवस्था में परंतु आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। जल दूध हो जाएगा। गैस गैसीय अवस्था में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दोस्तों आपने ये समझ लिया। प्लाज्मा देखिएगा चौथा अवस्था है, चौथा अवस्था, और बोस आइंस्टीन ये पांचवा अवस्था है। तो प्लाज्मा देखिएगा, प्लाज्मा गैसीय आयनीकृत अवस्था। तो यहाँ पर समझिएगा कि कौन सा ऐसा पदार्थ का है जो आयनीकृत होता है, तो याद रखिएगा प्लाज्मा होता है। और किस रूप में होता है, ठोस या द्रव या गैस के रूप में, तो गैस रूप में। दूसरी बात कि किस अवस्था में धन आयन होता है, इस पर याद रखिए। धन आयन ऋण आयन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। दोनों के दोनों ये चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखा जाए हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इधर उधर करने में, क्योंकि लेसन को शुरुआत ये आपको क्रमवाई कर रहे हैं। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, द्रव के सामान्य गुण, द्रव्य के सामान्य गुण, द्रव्य के समान गुण ठोस, द्रव और फिर गैसीय अवस्था में। तो ठोस में क्या गुण होता है, विरूपण और प्रत्यास्था होता है, ठीक है। और द्रव में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, दाब, पलवन, पृष्ठीय तनाव, किसकत्व, श्यानता। और गैसीय अवस्था में ये क्या क्या पाया जाता है, वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम इस चीज़ पर ये पढ़ेंगे कि विरूपण क्या है। ये सब गैस के तीनों अवस्थाएं में जो पाए जाने वाले पदार्थ है उनके गुण से संबंधित है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर विरूपण क्या है, किसी पिंड पर आरोपित बल उस पिंड के आकार अथवा आयतन अथवा दोनों में परिवर्तन कर सकता है। पिंड में होने वाले यह परिवर्तन पिंड का विरूपण कहलाता है। वह बाह्य बल जो पिंड को विरूपित करता है वो विरूपणकारी बल कहलाता है। ये समझिएगा दोस्तों क्या है, मतलब ये कहा जाता है कि जैसे कि मान के चलिए कि एक तार है, इस तार को हमने खींच कर जो बढ़ा लिया इसी को कहेंगे विरूपण, ठीक है। मतलब उसका आकार में कुछ खींच कर जब परिवर्तन कर दिया, ठीक है, ये आकार अथवा आयतन में दोनों में परिवर्तन कर देते, खींच देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं विरूपण कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम विरूपण कहेंगे और इस पर लगा हुआ बल को हम कहेंगे विरूपकारी बल। तो ये ध्यान दीजिएगा, जितना ही बल काफ़ी लगाएगा उतना ही ये लंबा होने वाला है। कभी कभी ये टूटने की भी संभावना होती है, तो उसको कहेंगे उसका सीमा अंत हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विरूपण बल क्या होता है कि बल के समानुपाती होता है। नीचे में दोस्तों देखिएगा यहाँ पर विरूपण बल विरूपकारी बल के समानुपाती होता है। मतलब जितना ही बल लगाइएगा उतना ही इसका लंबाई बढ़ सकता है। लेकिन कुछ प्रत्यास्था सीमा ऐसा होता है कि कहीं टूटने की संभावना, मतलब अंतिम सीमा ऐसा है कि सीमांत सीमा ऐसा होता है कि वहाँ पर टूट सकता है, तो उसी को सीमांत सीमा कहते हैं। किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। धातुओं के तारों का निर्माण किया जा सकता है। मतलब ये देखिएगा, विरूपण सबसे ये लाभदायक है। किसी चीज़ को हम पीट कर जो लंबा जो चौड़ा कर लेते हैं, फिर जब पतले तार बना लेते हैं, तो ये सब विरूपण के कारण होता है। ये दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट हम प्रत्यायन बल कर रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स ये चल रहे हैं। जब किसी पिंड को विरूपित करने के लिए उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, तो पिंड के मूल
स्वरूप बनाए रखने के लिए ये विरूपकारी बल जे का विपरीत दिशा में पिंड का अंदर एक अन्य उत्पन्न बल करता है। ये समझिएगा क्या प्रत्यास्था बल मतलब, जैसे एक मान के चलिए कि एक रबड़ है, रबड़ को हम इधर दोनों तरफ अगर खींचते हैं तो एक तो हमने बल लगाया, ये बल लगाया, विरूपकारी बल लगाया, लेकिन ये अपने आप में नीचे के अंदर की ओर खींच रहा है। रबड़ को छोड़िएगा तो अंदर की ओर चला जाएगा। तो इस बल को ही कहते हैं प्रत्यायन बल कहते हैं। ये चीज़ को ध्यान दें। मतलब ये समझिएगा टिकाऊपन, प्रत्यास्था बल के मतलब होता है टिकाऊपन, इलास्टिक के मतलब होता है टिकाऊपन। यानी कोई भी वस्तु को अगर खींचते हैं तो उसका उल्टा भी काम करता है, खींचता रहता है, तो इसी को प्रत्यास्था मतलब ये ज़्यादा टिकाऊ होता है। ये चीज़ को ध्यान देगा। अब प्रत्यायन बल वही है कि विरूपकारी बल के विपरीत जब काम करेगा, कोई बल खींचेगा तो उसी को कहेंगे प्रत्यायन बल कहेंगे। तो प्रत्यास्था क्या है? इलास्टिक मतलब टिकाऊ समझिएगा। जो जैसे कि अगर कह दिए एक लकड़ी है, एक स्टील है, तो सबसे टिकाऊ, सबसे अगर की लकड़ी सबसे ज़्यादा टिकाऊ कौन होगा? तो स्टील होगा, क्योंकि अगर दोनों पर हम जो किसी हथौड़े से प्रहार करेंगे तो फिर ये स्टील फैलता जाएगा, लेकिन ये लकड़ी चूर चूर हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा ये टिकाऊ ये हम स्टील कहेंगे, उसी को प्रत्यास्था बल कहते हैं। तो आइएगा देखिएगा, किसी ठोस पिंड का आकार आयतन निश्चित होता है। ठोस पिंड के आकार आकृति को परिवर्तन करने के लिए एक बल लगाए आवश्यकता होती है। किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाती है, परंतु बल हटाने पर पुनः पिंड अपनी अवस्था में आ जाती है। तो इसे करते हैं प्रत्यास्था। मतलब आप समझ गए होंगे कि एक वस्तु है, एक गीला मान के चलिए आटा है, गीला आटा में हम क्या किए? अंगुली ऐसे जे लगा दिए, और अंगुली लगाने के बाद छोड़ दिए, तो फिर जैसे जे कुछ देर के बाद क्या होगा कि अपना स्थिति बना लगा। तो इसको कहेंगे किसके कारण हुआ? प्रत्यास्था गुण के कारण। आप मान के चलिए कि एक स्प्रिंग को खींच रहे हैं, स्प्रिंग को दोनों तरफ से खींच रहे हैं, और स्प्रिंग ये क्या हो रहा है? फिर एकाएक छोड़ने पर अपने ही ये स्थिति में आ रहा है। तो इसको कहेंगे प्रत्यास्था गुण, इसमें ये पाया जाता है। ठीक है। तो ये रबड़ भी है, रबड़ को खींचकर फिर ये छोड़ दीजिएगा, तो ये प्रत्यास्था गुण के कारण अपने तरफ खींच लिया। तो प्रत्यास्था गुण ये दोस्तों जो ठोस में होता है, ये चीज़ को याद रखिएगा, ठोसों में प्रत्यास्था गुण पाया जाता है। अगर कोई दिया जाए कि किस में प्रत्यास्था गुण होता है, तो द्रव में नहीं, ठोसों में होता है। क्योंकि द्रव को अगर खींचा जाता है, कभी खींचा नहीं जाता है ना, फिर अपनी पुनः उस अवस्था में आ सकते हैं। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रतिबल। प्रतिबल जो दोस्तों ये क्या है? मतलब एकांक, प्रति जब भी लगता है तो प्रति के मतलब होता है एकांक। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यायन बल को हम कहते हैं प्रतिबल। मतलब ये मान के चलिए इतना बड़ा वस्तु है, इतना बड़ा है, हमने बल लगाया तो सब जगह पर काम किया, लेकिन हम देखेंगे एक एक बिंदु पर जब देखेंगे कि इस बिंदु पर कितना बल लगा, इस बिंदु पर कितना बल लगा, तो इसको कहेंगे हम ये प्रत्यायन बल। इसलिए प्रतिबल बराबर याद रखिएगा, जो बल लगा उस चीज़ को और एक वो क्षेत्रफल पर। मान के चलिए सिंपल है, ये चीज़ को जो समझिएगा थोड़ा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस पर बल अगर लग गया 10 न्यूटन, मान के चलिए कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई सतह है, इस पर हमने फोर्स लगाया और फिर 10 न्यूटन लग गया, तो इसका हम कहेंगे प्रतिबल क्या हो? प्रतिबल मतलब एकांक सेंटीमीटर में, मतलब एक एक बिंदु पर कितना जाएगा, तो एकांक सेंटीमीटर में भाग कीजिएगा तो 2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 2 न्यूटन प्रति। तो ये चीज़ को से समझ सकते हैं कि आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, बीमा भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट विकृति। विकृति के मतलब लंबाई में वृद्धि। विकृति के दोस्तों मतलब होता है कि लंबाई, किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के प्रभाव के उसके मूल आकार में इकाई आयतन में होने वाले परिवर्तन को विकृति। मतलब विकृति के मतलब जो परिवर्तन हुआ, जैसे ये वस्तु इतना बड़ा है लेकिन इस पर बल लगा कर कुछ खींच दिए, तनाव कर दिए, लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, कोई भी खींच दिए, तो इस खिंचाव में जो वृद्धि हुआ उसी को हम कहेंगे विकृति कहेंगे। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो लंबाई के किसी तार को बाह्य बल से खींचने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसी को विकृति कहते हैं। और विकृति बराबर दोस्तों ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ को याद है, विकृति मात्रक विहीन राशि है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हुक का नियम। हुक ने ये क्या बताया था? किस वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती। मतलब ये समझिएगा, जैसे हमने इस पर ये बल लगा दिया कुछ,
तो इस पर जो इसका वृद्धि होगा वो बल के समानुपाती होगा, प्रतिबल के समानुपाती होगा। मतलब जितना ही बल लगाएगा उतना ही और ये लंबा होता जाएगा, मतलब बढ़ सकता है। ये दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, अगर जितना ही उसको बल से खींचेंगे, रस्सी ही है या फिर रबड़ ही है, जितना ही खींचेंगे वो ये क्या होगा कि बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बल के समानुपाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रत्यास्था सीमा। प्रत्यास्था सीमा कोई देखिएगा वस्तु का कोई लिमिट होता है, अगर कोई उससे ज़्यादा अगर खींच दिए तो कहीं टूट सकता है, अपना प्रत्यास्था सीमा समाप्त कर सकता है। वहीं यहाँ पर है कि प्रत्यास्था सीमा विरूपित अवस्था में किसी वस्तु के उत्पन्न प्रतिबल का अधिकतम मान होता है, जिसके अंदर वस्तु में प्रत्यास्था गुण विद्यमान होता है। यदि प्रतिबल का मान इस सीमा से बढ़ जाए तो वस्तु समाप्त करता है। मतलब ये समझिएगा कि एक सिंपल में समझिएगा, एक रबड़ लिए हैं और रबड़ को खींच रहे हैं, लेकिन अब इतना तक लास्ट हो गया इसका खींचा, थोड़ा सा और खींचे और फिर टूट गया तो हम कहेंगे इसका ये प्रत्यास्था सीमा था। मतलब हार्डली जो खिंचाव कर सकते थे वही प्रत्यास्था सीमा था। लेकिन जब इससे ज़्यादा हम विरूपित कर देंगे तो ये टूट जाएगा, यानी प्रत्यास्था गुण अपना समाप्त। मतलब ये अब ये पीछे की ओर अपनी ओर खींच नहीं सकता है, डायरेक्ट टूट गया, अलग अलग हो गया। इसी को हम कहेंगे प्रत्यास्था सीमा कहेंगे। आप देखते हैं कि हरा बांस होता है, हरा बांस को हम ये ऐसे लपकाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर लपका देंगे, ज़्यादा झुका देंगे तो ये क्या हो सकता है, कभी टूट जाता है, तो प्रत्यास्था गुण समाप्त हो जाता है। तो ये जहाँ तक आपने हार्डली इसको जो है झुकाव कर लिया, इसी को कहेंगे उसका हार्डली प्रत्यास्था सीमा कहा जाएगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक की क्या होता है, प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी वस्तु के अनुदैर्ध्य प्रतिफल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही यंग प्रत्यास्था। तो ये जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ को जो समझाया गया उसी चीज़ से जो संबंधित ये समझाया गया है। नेक्स्ट आइएगा दोस्तों, स्टील की। हाँ देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों ऐसे कि स्टील और रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्था किस में होगा। तो ये याद रखिएगा, स्टील ज़्यादा टिकाऊ होता है, इसलिए कह दिया जाए कि सबसे लचीला किसे बना सकते हैं, स्टील को। स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्था है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित किया जा सकता है। तो देखिए, किसी वस्तु के आकार आकृति में एक नियत परिवर्तन के लिए जितना अधिक बाह्य बल आरोपित करना पड़ता है, वह वस्तु के उतना ही अधिक प्रत्यास्था कराती है। मतलब जितना उस पर टिकाऊपन, जितना ही वो वस्तु टिकाऊ होगा, ठीक है, जितना ही बल अधिक लगाना पड़ेगा, उसी को हम कहेंगे प्रत्यास्था। समान लंबाई और मोटाई के स्टील और रबड़ के दोनों तार ले लें, उनमें समान लंबाई में वृद्धि के लिए स्टील के तार पर अधिक भार लटकाना पड़ेगा। मतलब दोनों के लंबाई ज़्यादा अगर बढ़ाना होगा, समझिएगा दोस्तों ये कि दोनों के लंबाई अगर ज़्यादा बढ़ाना होगा तो सबसे, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर लोहा है, यहाँ पर एक रबड़ है, तो इसका अगर कि लोहा का ज़्यादा अगर कि भार बढ़ा, ज़्यादा लंबाई बढ़ाना होता है, इसमें ज़्यादा वजन वाला ये वस्तु को टांगना पड़ेगा तब, और रबड़ में थोड़ा सा हल्का भी टांग देंगे तो ज़्यादा एक खींचा हो जाएगा। तो इसका कहेंगे कि स्टील का प्रत्यास्था गुण बहुत काफ़ी है, रबड़ की अपेक्षा प्रत्यास्था गुण अधिक है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मतलब जिस पर अधिक उसको ये बढ़ाने के लिए बल लगाना पड़े। आयतन का प्रत्यास्था गुण, आयतन का प्रत्यास्था गुण ये देखिएगा कि प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी वस्तु के अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को ही आयतन का प्रत्यास्था गुण। मतलब जो अभिलंबवत प्रतिबल लगा और आयतन में जो विकृति हुआ, वो दोनों के अनुपात को ही जो हम कहेंगे। जैसे ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट इसका जो एसआई मात्रा को याद कर लीजिएगा, लेकिन ज़रूरत वाला उतना दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट दृढ़ता गुणांक। प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी वस्तु को विरूपण बल तथा विरूपित प्रकृति के अनुपात को ही दृढ़ता गुणांक कहते हैं, जरूरत वाला दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट प्रणोदक और प्रणोद और दाब। किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्र पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को ही ये प्रणोद कहते हैं। मतलब प्रणोद के मतलब एक मान के चलिए कि ये कुर्सी है और इस पर बैठ गया कोई व्यक्ति है या हाथ से दबा रहा है, तो इस पर जो लगा बल हम कहेंगे प्रणोद हुआ। लेकिन इसी में से यदि हम कहेंगे एक टुकड़ा पर, यानी एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लगा, तो उसको कहेंगे हम दाब कहेंगे। यानी प्रणोद संपूर्ण पर ये दिखाता है, लेकिन दाब जो दिखाता है एकांक पर, एक एक टुकड़ा पर हमारा कितना कितना
बल लगा हुआ इस चीज़ को दाब दिखाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दाब को याद रखिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को ही ये दाब कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आगे क्वेश्चन इस पर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। तो देखिएगा, दाब बराबर, यहाँ पर जो फॉर्मूला को याद रखिएगा, दाब बराबर मैंने बताया कि एकांक के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। तो देखिएगा, फोर्स और बटे में एक मतलब क्षेत्रफल है। ठीक है, ये मतलब अब समझिएगा कि जैसे मान के चलिए हमारा कोई भी वस्तु है जिसका 10 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ठीक है, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। इस पर हमने बल लगाया 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन। तो हम कहेंगे ए हमारा हो गया, प्रणोद हो गया। लेकिन जब एक के टुकड़ा पर निकालेंगे कि एक हिस्सा पर उसमें इतना न्यूटन 10 मीटर स्क्वायर पर इतना, अगर मान के चलिए इसे 10 मान रहे हैं, तो इतना पर लगा है, तो हमारा एक टुकड़ा पर कितना लगेगा। तो एकांक के क्षेत्रफल पर कितना लगेगा, तो आपका कितना होगा, 2 न्यूटन। अब मीटर नीचे आ जाएगा तो 2 न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, दाब एक देखिएगा कि दाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक के याद रख लीजिएगा पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूटन मतलब फोर्स ऊपर था, आज क्षेत्रफल नीचे था। तब फोर्स को नापने के लिए हम न्यूटन करते हैं और फिर क्षेत्रफल को नापने के लिए मीटर स्क्वायर करते हैं। तो वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। किसी सतह पर पड़ने वाला दाब उस सतह पर लंबवत बल के अनुपाती होता है। मतलब ये देखिएगा दाब क्या होता है। तो दाब ये कहा जा रहा है कि जितना ही आपने बल लगाया उतना ही दाब उस पर काफ़ी लगने वाला है। ठीक है, तो और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमण, क्योंकि क्षेत्रफल आपका नीचे है, तो आप याद रखिएगा जितना ही क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ही दाब हमारा लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल बहुत एग्जाम में पूछता है दोस्तों, तो हम आगे देखेंगे। तो क्षेत्रफल याद रखिएगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है। जितना ही क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ही आपका दाब कम लगने वाला है। अर्थात यदि सतह के क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखते हुए बल की मात्रा में वृद्धि या कमी की जाए, मतलब केवल बल बढ़ा है, यानी एफ बढ़ा रहे हैं, एफ बाई जो ए है, मतलब ऊपर वाला हम बढ़ा रहे हैं, तो ऊपर वाला बढ़ाया या कमी किया जाए, तो यदि बढ़ाइएगा तो आपका दाब भी बढ़ेगा, लेकिन कमी कीजिएगा ऊपर वाला तो आपका दाब भी कमी हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल में वृद्धि किया जाए तो इसका दाब हमेशा कम है, यानी नीचे अगर की बढ़ाने लगिएगा तो ऊपर का वैल्यू निश्चित है कि आपका जो निकालिएगा दाब बराबर पी बराबर हमेशा क्या होगा, वैल्यू कम, क्योंकि नीचे बढ़ता है तो ऊपर का वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आप कमी कीजिएगा तो वैल्यू आपका दाब जो बढ़ेगा। इस पर एग्जाम्पल हम देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन। अब इस चीज़ को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल इसका देखेंगे। पृथ्वी के सतह से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब विस्तार है। मतलब लगभग कहा जाता है कि हमारा वायुमंडल तो 10,000 तक, इतना तक वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन आपको लगभग में वायुमंडलीय दाब ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक ये पाया जाता है, 500 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो किसी स्थान में इकाई क्षेत्रफल पर उस स्थान से वायुमंडलीय वायुमंडल के शीर्ष तक स्तंभ का कुल भार वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के सतह के ऊपर बढ़ने पर कम होता है, और फिर यदि किसी स्थान पर वायु की ऊंचाई के सापेक्ष स्थिर एवं नियत नहीं है, बल्कि मौसम और ऋतु में परिवर्तन के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। ये देखिएगा, मतलब समझिएगा। जैसे हम ये वायुमंडलीय दाब आप देखिएगा, वायुमंडलीय दाब जो जस्ट ऊपर अगर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब हमारा घटता रहता है, क्योंकि जी का मान ज़्यादा हमारा सतहों पर होता है, इसलिए आपको जितना ही ऊपर जाइएगा जी का मान घटता जाएगा, इसलिए घटता रहता है। दूसरी, आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। इसी वायुमंडलीय दाब के कारण अगर कि हम जाते हैं पहाड़ों पर, अगर कि चढ़ते हैं, तो वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से ही हमारे जो बॉडी से होता है कि रक्त बाहर आने लगता है। ये वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। आप कहते हैं कि पहाड़ों पर खाना बहुत देर से पकता है, क्योंकि दाब कम लगता है, तो क्वथनांक आपका कम ही तब
होता है। तो इसलिए वायुमंडलीय दाब ऊपर चलिएगा तो आपको कम होगा, लेकिन नीचे जाइएगा तो दाब ये बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ ही गहराई तक लिमिट है। ये चीज़ को ध्यान दें। इसलिए ये आप देखें गुताखार जब भी अगर कि नीचे की ओर जाता है तो अपने चेस्ट को पूरा अच्छी तरह से कवर करके जाता है कि क्योंकि दाब लगेगा तो जल का दबाव लगेगा गहराई में जाने पर, तो फिर ये फट भी सकता है। तो दूसरी बात याद रखिएगा, समुद्र की सतह पर सबसे वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए दाब मापन का पारद बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पारद मतलब पारा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर दाब कहलाता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब, ये चीज़ को याद रखें, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। ये चीज़ को याद रखिएगा, 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल होता है, जिसे ए एटम कहते हैं। एक एटम में व्यक्त किया जाता है। एक एटम दाब बराबर 760 mm, याद रखिएगा, मिलीमीटर पारास्तंभ या 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर भी याद कर लीजिएगा, ज़्यादा 76 सेंटीमीटर तो कह देता है कि समुद्र तल पर ये कितना पाया जाता है, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं कि गेज दाब। गेज दाब, तो गेज दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापा जाता है। यह किसी निकाय और वायुमंडलीय दाब के अंतर को दर्शाता है। मतलब ये गेज दाब को समझिएगा, जैसे हम लोग के बॉडी में भी एक दाब पाया जाता है और एक वायुमंडल का दाब पाया जाता है। ठीक है, दोनों दाब पाया जाता है। तो ये वायुमंडलीय दाब हमारा जो पाया जाता है, कोई भी वस्तु मान के चलिए कि गुब्बारा है, गुब्बारा है एक वायुमंडल का दाब है, तो दोनों में हम कहेंगे ये दाब का जो तुलना की है इसी को हम कहेंगे कि गेज दाब कहेंगे। आप देखिएगा जैसे कि वाहनों में टायर में एक वायु भरे हुए है, एक वायुमंडलीय वायु है, तो दोनों द्वारा दाब लग रहा है। तो इस दाब को जब हम तुलना करेंगे, अंतर करेंगे, तो इसी को कहेंगे गेज दाब कहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दें। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं कि गाड़ी हो गया या कोई भी वाहन हो गया या फिर जो गुब्बारा हो गया, इसी द्वारा माप कर हम जो इस चीज़ को फिट करते हैं कि कितना हमें वायुमंडलीय दाब से अधिक रखें कि हमारा संतुलित बना रहे। नेक्स्ट, किसी निकाय द्वारा दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तो गेज का दाब धनात्मक। मतलब ये देखिए, किसी निकाय द्वारा दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक, मतलब टायर में जो हवा भरा जा रहा है उसका दाब वायुमंडल के दाब से, मतलब हवा के दाब से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे धनात्मक। लेकिन जब ये अगर कि टायर के हवा का जो कम होगा दाब तो हम कहेंगे ऋणात्मक, क्योंकि पिचकना चालू हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब के कारण पिचकना या वस्तु के भार द्वारा भी पिचकना चालू हो जाएगा, तो इसको कहेंगे हमारा जो है ऋणात्मक होगा। और जब बराबर रहेगा तो फिर जो हम संतुलित अवस्था में कहेंगे, जैसे हमारे बॉडी में होता है, दोनों तरफ वायुमंडलीय दाब और बॉडी का दाब दोनों जो है हमेशा समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गेज दाब को परम दाब भी तथा वायुमंडलीय दाब के अंतर के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब वायुमंडलीय गेज दाब को हमेशा घटाकर ये दर्शाते हैं। वाहनों के टायर में वायु दाब को मापने के लिए गेज दाब का प्रयोग हम ये करते हैं। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यानी वाहन जो होता है मापते हैं टायर को, ये दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, गेज। टायर के प्रेशर गेज यंत्र का उपयोग किया जाता है। टायरों का वायुमंडलीय दाब, वायु दाब को PSI में व्यक्त करते हैं। परम दाब क्या है, ये चीज़ को देख लें। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ दाब में कमी होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब जब ऊंचा पर अब जाते हैं, आप छत पर भी जाते हैं तो लगता है हवा मारेगा गिर जाएंगे, तो जितना ही समुद्र तल से ऊपर जाइएगा वायुमंडलीय दाब घटता रहता है। निर्यात में वायुमंडलीय दाब शून्य होता है। मतलब अंतरिक्ष में अगर जाते हैं तो हमारा वायुमंडलीय दाब एकदम क्या होता है, शून्य होता है। वहाँ पर अगर गिरना, अगर चेस्ट को कवर किया जाता है, मुंह से ब्लड गिरना चालू हो जाएगा। इसलिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा देखिएगा कि अपने ऑक्सीजन को लेकर ये चलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब और फिर शरीर के दाब को संतुलित रखना पड़ता है। क्योंकि वायुमंडलीय ऊपर का दाब बढ़ जाता है, बाहर का दाब बढ़ जाता है, और अंदर का दाब बाहर का दाब घट जाता है और फिर हमारे शरीर का दाब बढ़ता रहता है। इसलिए दाब बढ़ने पर जब ब्लड हो सकता है बाहर भी चला जाएगा, इसलिए संतुलित करने के लिए ये चीज़ को लिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सापेक्ष परम दाब जो कहा जाता है। फिर जो निर्यात के दाब में सापेक्ष माप ये परम दाब कहा जाता है, जिसे
इसी से वायुमंडलीय दाब गेज दाब का योग को परम दाब भी ये कह सकते हैं। नेक्स्ट परम दाब बराबर देखिए वायुमंडलीय दाब और गेज दाब दोनों को अगर मिला देंगे तब फिर हम ये कहेंगे परम दाब। अवकलन दाब ये सब जरूरत नहीं, किसी एक निकाय दो बिंदु पर दाब के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। दो भिन्न भिन्न स्थानों पर मध्य दबांतर को दर्शाता है। मतलब आकलन दाब जैसे कि मान के चलिए कि ध्रुव पर कुछ दाब है और विषुवत रेखा पर कुछ दाब है। मतलब एक पृथ्वी है, पृथ्वी का विषुवत रेखा पर कम दाब होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। तो इस दाब के अंतर को ही हम ये कहेंगे अवकलन दाब कहते हैं। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात देखिएगा कि प्रयोग मौसम संबंधी गणनाओं को ये द्रव एवं गैसों के दाब परिवर्तन के मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चल रहे हैं द्रव में दाब से संबंधित कुछ जो क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ को देखेंगे। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता रहता है। ठीक है, ये चीज़ को समझिएगा। द्रव का घनत्व गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण पड़ने वाले दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई द्रव के घनत्व गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है द्रव में जो दाब बहेगा वो याद रखिएगा 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। मान के चलिए ये बांध बनाया गया है और यहाँ से पानी जो फ्लो कर रहा है, तो ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। क्या चीज़? एक गहराई पर एच पर, एक डेंसिटी मतलब घनत्व पर, और एक हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी पर। ये समझिएगा दोस्तों कि एच के मतलब जितना गहरा है, मतलब ये तीनों का गुणा होता है, तो तीनों को गुणनफल के समानुपाती है। मतलब अगर कि आप यहाँ से गुणनफल समझिएगा कि यदि ऊंचे गहराई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब बहुत काफ़ी लगने वाला है, दाब जे लगेगा ही लगेगा। इसलिए समुद्र तल मतलब निचली तल पर जाते हैं तो ज़्यादा दाब लगता है। फिर आप देखिएगा, ये देखिएगा घनत्व बढ़ेगा तब पर भी दाब। मतलब ये समझिएगा एक साफ पानी है और एक नाला का पानी है, दोनों को बांध से बनाकर समान प्रकार के बांध से बनाकर रोक दिया जाए तो सबसे अधिक दाब किससे लगने वाला है? तो ये देखिए नाला का पानी, क्योंकि इसका घनत्व बहुत काफ़ी होता है। ये चीज़ को समझिएगा, क्योंकि जिसमें अशुद्धियाँ बहुत काफ़ी होगा उसका घनत्व बहुत काफ़ी होता है। ये चीज़ को समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये एक देखते हैं कि समुद्र की अगर पानी में और फिर एक साफ पानी ले लीजिए तो समुद्र के पानी का घनत्व बहुत काफ़ी होता है। तो इसमें याद रखिएगा दाब बहुत काफ़ी होगा, लेकिन ये साफ पानी में दाब ये कम होगा। तो हमने बताया कि 3 चीज़ों पर गहराई डी यानी एच पर और डी पर और जी पर काम करता रहता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा जितना ही गहराई बढ़ता है उतना ही जो आपको वायुमंडलीय द्रव में दाब जे काफ़ी लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बांध जो बनाया जाता है उसका निचला हिस्सा या ऊपर हिस्सा कौन मोटा बनाया जाता है? तो याद रखिए नीचे वाला, क्योंकि जितना ही गहरा होगा उतना ही इस पर दाब बहुत काफ़ी लगने वाला है जल का। इसीलिए नीचे वाले जो बांध बनाए जाते हैं, बांध का हमेशा निचले पुल का जो होते हैं वो हमेशा मोटा बनाए जाते हैं, क्योंकि दाब जो बहुत काफ़ी लगने वाला है। ठीक है, तो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तरल उन पदार्थों से आसे जिनमें बहने, तरल के मतलब आप समझ रहे हैं कि द्रव मतलब बहने का गुण होता है। तो 2 चीज़ें होते हैं, एक द्रव होता है, एक क्या चीज़ गैस होता है, दोनों बहते रहते हैं। द्रव में दाब के नियम द्रव के अंतर एक क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर अवपित बल। मतलब ये देखिएगा, मतलब कह रहे हैं समान गहराई अगर ले लिया जाए तो सभी बिंदुओं पर दाब जो लगेगा सभी जगह क्या करेगा? बराबर लगता है, कहीं पर घटबढ़ नहीं लगता है। नेक्स्ट, द्रव में डूबी किसी पिंड पर द्रव द्वारा आरोपित दाब पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं के लंबवत कार्य करते हैं। मतलब ये लंबवत सीधा ये काम करता है। द्रव का दाब द्रव गहराई घनत्व के अनुक्रम थे। अभी जो देखे हुए थे कि एच घनत्व और जी के समानुपाती होता है। यह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल से इसका कोई भी प्रभाव नहीं होने वाला है कि कितना इसका जो क्षेत्रफल है, लेकिन गहराई पर घनत्व मतलब गढ़ापन, जितना गढ़ापन रहेगा उसमें ज़्यादा उसका दाब लगने वाला है। नेक्स्ट, पास्कल के नियम से संबंधित हम देखें। पास्कल के दाब का नियम ये क्या था?
गुरुत्वीय प्रभार को अनुपस्थित कर दिया जाए, मतलब गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी को, उसको मान के चलिए हटा दीजिए, अंतरिक्ष में मान के चलिए लेके चलिए सामान को, तो द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब लगता है। गुरुत्वीय प्रभाव उपस्थित में समान गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं पर ये समान दाब लगते हैं। ये मतलब समझिएगा क्या कहा था पास्कल ने। पास्कल ने कहा कि जब मान के चलिए ये बंद बर्तन है, बंद बर्तन में हमने द्रव रख दिया, इसमें जल रख दिया या गैस रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो अब इसको हम बाहर से फोर्स कर रहे हैं, बाहर से फोर्स करें या ना भी करें, तो जो इसमें कुछ न कुछ जो द्रव रखा गया इस पर तो दबाव डालेगा इसका किनारे किनारे पर। मान के चलिए सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भरे हुए तो इसके दबाव डालेगा किनारे किनारे पर, तो एक किनारे पर जो दबाव डालेगा, कहीं पर भी दबाव मापेंगे तो सब जगह बराबर होगा। ये पास्कल ने समझाया था कि बंद बर्तन है, अगर वायुमंडलीय दबाव को कम कर दे, नगण्य मान दिया जाए, तो इस बर्तन के अंदर में बंद द्रव से सभी जगह समान दाब लगता है, इसने कहा था। उसी प्रकार ये चीज़ को समझिएगा। इसी पर बहुत सारे ये मशीनें बनाया जा रहा है। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर बाह्य बल आरोपित किया जाए तो वह बल बिना क्षय के सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित होता है। मतलब वही चीज़ है, जैसे अब इसका समझिएगा, बहुत एज क्वेश्चन ये ज़्यादा बनता है। जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, आप देखे होंगे कि यहाँ से ऐसे बना दिया जाता है, इसमें लिफ्ट वाला, जो शादी ब्याह में आज देखिएगा कि जयमाल का काम हो रहा है, तो थोड़ा सा जो डीजल जो चालू होता है, जनरेटर चालू होता है, उससे प्रेशर दिया जाता है, तो ये प्रेशर जो होता है इसमें जाता है, इसमें सभी जगहों पर समान लगता है, बंद रहता है तो इसमें सभी जगह समान रहता है, इसे उठाकर ऊपर ले जाता है, तो इसको कहेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसी पर जो काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक आप देखे होंगे, पल्सर हो गया या बहुत सारे जो गाड़ियाँ होती हैं जिसमें कि ऑयल भरा जाता है, ऑयल स्पिल भरा जाता है, जिसको कि ऑयल अगर भर दिया जाता है तो ब्रेक मारते हैं तो फिर जो ब्रेक लग जाता है, लेकिन जो ही उसका ब्रेक से ऑयल निकल जाता है तो ये ब्रेक काम नहीं करता है, तो इसको कहेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक, यानी पास्कल्स के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोलिक फ्रेस होता है, बहुत सारा हो जाए। हाइड्रोलिक दरवाज़ा भी आ गया है दोस्तों, बहुत सारा मशीनें बन गया है। हाइड्रोलिक दरवाज़ा देखिएगा, या ट्रैक्टर में भी अब जो हाइड्रोलिक प्रेशर जो गाड़ियाँ होती है वो भी होती हैं, जो बालू गिट्टी गिराने वाली, तो वो सभी जो हमारा जो इस सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट द्रव उत्प्रेक्ष और फिर उत्प्लावन बल पर हम ये संबंधित देखेंगे। ठीक है, उत्प्लावन, किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाने पर द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाया जाता है। द्रव द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझिएगा दोस्तों, मतलब क्या है, मतलब जैसे कि ए मान के चलिए कि पानी है, वाटर है, इसमें हम किसी ठोस पदार्थ को हम डुबा रहे हैं, तो डुबाने पर कुछ क्या होता है कि इसमें भार में कुछ कमी आती है, लगता है कि कुछ वजन जो 10 केजी का मान के चले 10 केजी का था, तो कुछ लगता है कि वजन घटा हुआ, तो इस वजन में घटने का कुछ कारण होता है कि नीचे से एक बल काम करता है, इस बल को, मतलब आप देखिएगा विपरीत, डूबने का विपरीत जो बल काम करता है उसी को कहेंगे हम उत्प्लावन बल। ठीक है, इसे तैरने में जो काम करता है उसी को कहते हैं उत्प्लावन बल। तो इसी सिद्धांत पर बहुत सारा ये काम करते हैं, जैसे कहते हैं हम पनडुब्बी ऊपर नीचे आती रहते हैं उत्प्लावन बल के कारण। ठीक है, ये चीज़ को समझिएगा। मछलियाँ जो या किसी भी चीज़ को कुएं में डुबा देता है तो हल्का प्रतीत होता रहा है, तो एक इसके कारण उत्प्लावन बल के कारण होता है, ये चीज़ को समझिएगा। तो देखिएगा, वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर उत्प्लावन बल कार्य करता है, उसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं, मतलब सभी बिंदुओं पर काम करता है, उसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में प्रत्यक्ष रूप से कमी होता है, मतलब कुछ न कुछ वजन घटा हुआ प्रतीत होता है, या भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर। मतलब ये समझिएगा, जैसे मान के चलिए कि आपने 10 केजी का वस्तु को जो डुबाया पानी में, और पता चले कि पानी में जब वेट हम करने लगे थे इसका 8 केजी वेट हुआ। ठीक है, 8 केजी उठा, तो 2 केजी वेट एक कहाँ चला गया, कैसे कम हो गया, तो ये याद रखिए 2 केजी वेट जो कम होता है, इतना ही नीचे से ये क्या होता है कि द्रव विस्थापित हो जाता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यानी वस्तु द्वारा देखिएगा हटाया गया जितना भी, अगर कि पानी वहाँ से हटाया गया 2 लीटर अगर पानी हटाएगा तो यहाँ पर 2 लीटर ही आपको मात्रा कमी हो जाएगा। ये चीज़ को समझिएगा, यानी कि आप यहाँ समझिएगा भार में जो कमी होता है वो वस्तु द्वारा जितना लीटर अगर कि पानी हटाएंगे उतना ही भार में कमी होता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर 5 लीटर हटाएगा तो 5 लीटर ही यहाँ पर कमी होगा, 5 केजी कमी होगा। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था। ठीक है, ये चीज़ को आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार फॉर्मूला को याद रखिएगा, किसी ठोस का अपेक्षित घनत्व, ठोस का वायु में भार, यानी पहले से मान के चले एक के
एक लोहा है, तो लोहा पहले से कितना वजनदार है और जल में ठोस के भार में कमी, मतलब ए मान के चलिए 2 केजी कम हो गया, तब पहले से 10 केजी का 2 केजी कम हो गया, तो ये हम कहेंगे कि अपेक्षित घनत्व, जो भी कट के जाएगा उसको कहेंगे अपेक्षित घनत्व। उसी प्रकार किसी द्रव में अपेक्षित घनत्व, द्रव में ठोस का कमी, यहाँ पर कमी कमी दिखाएंगे, और जल में ठोस के भार में कमी होता है। ठीक है, द्रव्य में ठोस के भार में कमी। नेक्स्ट आइएगा घनत्व। घनत्व का दोस्तों याद कीजिएगा, एकांक आयतन, मतलब इतना बड़ा, ये समझ लिए कि आयतन वाला कोई वस्तु है, इसमें द्रव्यमान सब जगह मौजूद है, तो अब एक बिंदु पर हम देखेंगे कि कितना द्रव्यमान है, इसी को कहेंगे हम घनत्व कहेंगे। तो आप दोस्तों समझ लीजिएगा, ये मान के चलिए कि इतना ही आयतन का एक रुई है, एक लोहा है, तो दोनों में कह दिया जाए कि घनत्व सबसे एक बिंदु पर सबसे द्रव्यमान किसका वजन जो ज़्यादा निकलेगा, तो याद रखिएगा द्रव्यमान किसका ज़्यादा निकलेगा, तो ये याद रख लीजिएगा लोहा का अधिक होगा, तो घनत्व हम कहेंगे लोहा का अधिक है। आप जल वाला भी समझ सकते हैं, एक साफ़ सुथरा जल और एक नमक मिलाया हुआ जल, तो सबसे नमक मिलाया हुआ जल का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वजन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको कहेंगे घनत्व। अपेक्षित घनत्व, जल के घनत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व, उसका अपेक्षित घनत्व। जल से जब तुलना करते हैं, जल के घनत्व से जो किसी वस्तु का जो घनत्व तुलना करते हैं, तो उसको कहते हैं अपेक्षित घनत्व। ये चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ घनत्व, अपेक्षित घनत्व के बारे में दिया गया है, तो जो ज़रूरत होगा उसको मैं जो टिक कर दे रहा हूँ उसे याद कर लीजिएगा। जो सोना का घनत्व पूछता है तो 19.3 याद रख लीजिएगा, पानी से तुलना करके बनाया गया है। चांदी का भी याद रखिएगा 10.5। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे बर्फ़ का, याद रखिएगा 0.9। शुद्ध जल का 1, समुद्री जल का 1.03। केरोसिन, पारा, ये सब ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होगा तो याद कीजिए। वायु का याद कीजिए 14.37 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पलवन। पलवन मतलब तैरना। किसी वस्तु को द्रव में तैरने के गुण को ही ये कहते हैं पलवन कहते हैं, फ्लोटेशन कहते हैं। तैरते हुए द्रव पर मुख्यतः निम्नलिखित 2 बल कार्य करते हैं। वस्तु का भार मान के चलिए W कर दिए, और द्रव का उत्प्रेक्ष या प्लवन बल जो W1 कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ को समझिएगा, ये चीज़ को थोड़ा सा दोस्तों समझिएगा। मतलब वस्तु का मान के चलिए कि भार अगर हम W किए हैं, इस पर लगने वाला बल को 1 किए हुए। यदि अब देखिएगा इसमें 3 कंडीशन होता है, कब डूबता है, कब डूब कर तैरता है, और कब ऊपर ही तैरता रहता है। तो जब याद रखिएगा कि यहाँ पर वस्तु का भार अधिक हो जाए, ठीक है, वस्तु का भार हटाए गए द्रव मतलब अधिक हो जाए, तो यहाँ पर ये डूब कर तैरेगा। मतलब ये समझिएगा जैसे 10 केजी का है, 10 केजी का है, इसने हटाया केवल 2 लीटर ही हटाया, तो ये समझ लीजिएगा कि डूबेगा ही डूबेगा। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर देखिएगा, ये चीज़ को समझिएगा कि W से वस्तु का भार समझाया गया और W1 से इसमें उत्प्लवन बल का। यदि वस्तु का भार उसके हटाए गए द्रव के भार से अधिक हो, ठीक है, तो ये चीज़ को डूबेगा ही डूबेगा, एकदम डूब जाएगा। मतलब वस्तु का भार जब ज़्यादा अपने हटाए गए द्रव से, मतलब हटा बहुत कम पानी हटा रहा है, तो वो जो डूबेगा ही डूबेगा। दूसरा कंडीशन कि जब देखिएगा जितना भार है उतना ही अगर हटा दिया, तो कहेंगे कि ये डूब कर तैरेगा। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, डूब कर तैरता रह जाएगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन होता है कि जब मान के चलिए कि वस्तु का और फिर ये हटाए गए द्रव, मतलब ये अगर हटाए गए द्रव जो ज़्यादा हो जाए और वस्तु एकदम वजनदार में कम हो जाए, तब फिर कहेंगे ये ऊपर ही तैरता रहेगा। तो जब वस्तु का भार अधिक होगा तो एकदम डूब जाएगा, तली में बैठ जाएगा, और बराबर रहेगा तो डूब कर तैरेगा। और जब देखिए एकदम हल्का वस्तु रहेगा, मतलब पानी ज़्यादा हटा दिया और फिर ये इसका वज़न कम है, तो इस कंडीशन में हमेशा तैरता रहेगा। जैसे नाव को आप देखिएगा, नाव को देख सकते हैं कि एक नाव होता है, ऐसे होता है, इस प्रकार से मान के चलिए एक नाव है, और ये देखिएगा अपने वजन से पानी बहुत काफ़ी इतना तक मान के चलिए हटा दिया, इतना तक देखते हैं, इतना तक डूबा रहता है। तो वज़न अगर मान के चलिए कि
इसका 50 है लेकिन हटा दिया 60, 70, 80, तो ये हमेशा तैरता रहता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वही होता है मतलब कम वजन का वस्तु जो तैरता रहेगा। नेक्स्ट, जब वस्तु का भार उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल कम हो, उत्प्लावन बल कम हो अर्थात W परिणामी बल ऊपर की ओर लगता हो, तो इस स्थिति में वस्तु का भार द्रव के अंदर रहता है और कुछ भाग द्रव के ऊपर रहता है, अर्थात द्रव तैरे, मतलब कुछ द्रव ऊपर रहेगा और कुछ द्रव नीचे रहेगा, तो इस कंडीशन में तैरता ही रहेगा। मित केंद्र क्या होता है? तो मित केंद्र देखिएगा वह सैद्धांतिक बिंदु जहाँ पर वस्तु के उत्प्लावन केंद्र अथवा गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा विस्थापन या झुकाव को मुड़ने के दौरान निर्मित नए गुरुत्व केंद्र गुजरने, मतलब ये समझिए क्या है कि मित केंद्र मतलब मान के चलिए कि हमने यहाँ पर वस्तु गुरुत्व केंद्र पीछे पड़े होंगे दोस्तों, तो उस चीज़ से रिलेटेड है ये, मतलब मान के चलिए एक वस्तु है, तो इसका अगर गुरुत्व केंद्र देखेंगे तो बीचों बीच जहाँ पर समस्त भार करता है उसको कहते हैं गुरुत्व। जैसे हम लोग का बॉडी का कहा जाता है गुरुत्व केंद्र, माना जाता है कि नाभिक हो सकता है गुरुत्व केंद्र, जहाँ से आप जैसे गुब्बारा फुटबॉल लिए, फुटबॉल को नाखून पर नचा लेते हैं तो उसको कहेंगे वो गुरुत्व केंद्र पर हमने बल लगाया। तो उसी प्रकार जैसे कि बाहर में है तो गुरुत्व केंद्र कहीं दूसरी जगह होता है, और जब द्रव में डुबाते हैं तो समस्त भार काम करने के लिए कहीं दूसरी जगह गुरुत्व केंद्र इसका बन जाता है, जहाँ से आप संतुलित कर सकते हैं, तो इसी को कहते हैं मित केंद्र कहते हैं। तो कोई ज़रूरत वाला क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा पृष्ठीय तनाव। दोस्तों पृष्ठीय तनाव क्या है? तो द्रव को बर्तन में रखने पर बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसके की सतह पर कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है, पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। लेकिन पृष्ठीय तनाव का मतलब होता है कि द्रव को कम से कम जगह छेकना, कम से कम क्षेत्रफल छेकने के गुण को ही कहते हैं पृष्ठीय तनाव। तो पृष्ठीय तनाव के लिए ये सब जो डिफिनेशन लगाया गया है, लेकिन पृष्ठीय तनाव के लिए देखिएगा यहाँ पर इसका सही मात्रक याद रखिए न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। अब देखिएगा द्रव में अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये समझिएगा कि एक शुद्ध जो द्रव है एक शुद्ध द्रव लेके चलिए, एक ले लीजिए नमक मिलाया हुआ द्रव, तो कह दिया जाए कि सबसे अधिक पृष्ठीय तनाव किसका हो जाएगा? तो नमक, क्योंकि जितना ही अशुद्धि अगर मिलाएगा इसका जो क्षेत्रफल कम घेरने की प्रवृत्ति आ जाती है। ये चीज़ को याद रखिएगा। तो ये चीज़ को समझिएगा, अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है। द्रव का पृष्ठीय तनाव नेक्स्ट देखिएगा, अशुद्धि मिलाई जाए तो द्रव का पृष्ठीय तनाव बढ़ जाते हैं यदि अघुलनशील पदार्थ, मतलब जो घुलने लायक नहीं है, मतलब घास भूसा ये चीज़ें, या फिर जो किरोसिन मिला दीजिए, तेल मिला जो जल में घुल नहीं सकता है, अघुलनशील अशुद्धि मिलाया है तो द्रव का पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। जैसे आप सोचिएगा, इसीलिए आप देखे होंगे कहा जाता है कि मच्छर को मारना हो तो पानी पर DDT यानी किरोसिन का तेल गिरा दीजिएगा तो मर जाएगा मच्छर, क्योंकि ये देखिएगा जब गंदे पानी होता है तो उसके पृष्ठीय तनाव बहुत काफ़ी होते हैं, लेकिन जे ही किरोसिन का तेल जे अगर गिराते हैं तो पानी का सतह जो पतला हो जाता है, यानी पृष्ठीय तनाव टूट जाता है, कम हो जाता है, और मच्छर जे ही बैठते हैं इस पर वो तुरंत उसका लार्वा जो बच्चे होते हैं डूबकर मर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा जो अघुलनशील मतलब पेट्रोल हो जाए, किरोसिन हो जाए, ये सभी चीज़ों को मिलाने पर हमारा पृष्ठीय तनाव जो क्या होता है? कम हो जाता है। ये चीज़ को बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप ये समझ कर रखिएगा। नेक्स्ट ससंजक बल, असंजक बल क्या होता है? तो ससंजक बल देखिएगा दोस्तों, जब एक ही अणु के एक ही पदार्थ है उसमें जो बल लगा हुआ है, जो अणुओं को खींच कर अपने में जोड़कर, जैसे ईंटा है, ईंटा का कण एक से एक जुड़े हुए हैं, तो इस ईंट के कण जुड़े हुए हैं तो किसके कारण? ससंजक बल के कारण, जिसको कि अंतराणुविक बल भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहेंगे। लेकिन जब अगर आपको इसी के असंजक बल देखेंगे क्या होता है कि जब एक मान के चलिए कि कलम हमने लिखा है, एक कलम से ये लिखा और फिर ये कागज़ पर लिख रहे हैं, तो ये दोनों का बल लगा है, एक स्याही का एक क्याची कागज़ का, तो इसको कहेंगे असंजक। मतलब दो अलग अलग वस्तु के बीच में लगने वाले बल को हम ये कहेंगे असंजक। जैसे आप देखिएगा कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख लेते हैं तो ये चौक गिरता नहीं, बस कि उस पर ये टिका रह जाता है, तो ये भी कहेंगे असंजक।
आप देखिएगा व्हाइट बोर्ड पर इंक से लिखते रहते हैं तो इंक चिपक गया उस पर, तो इसको कहेंगे असंजक बल। आप कपड़ा पर रंग चढ़ा देते हैं, रंग गिरता नहीं, तो इसको कहेंगे असंजक बल कहेंगे। लेकिन जब ईंट या मिट्टी, मान के चले मिट्टी अगर ढोका जैसा बना हुआ है, एक ही में एक सटा हुआ है, तो ये सब अपने ही में बने हुए हैं, तो इसको कहते हैं संजक। ससंजक बल दोस्तों याद रखिएगा एक ही पदार्थ के बीच में, लेकिन असंजक बल भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच में लगते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं पृष्ठीय तनाव के कुछ उदाहरण दिया गया है कि ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप ये पृष्ठीय तनाव कम होने के कारण ये अधिक ये फैल जाता है और फिर अधिक स्वादिष्ट। मतलब ये समझिएगा जितना ही हम फ्राई करते हैं उतना ही वो चीज़ें ये स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि ये पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, टूट जाता है, समाप्त हो जाता है गर्म करने पर और फिर पूरे जीभ पर फैल जाता है, इसलिए ये जीभ हर जगह से स्वाद ले लेता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल गिरा देते हैं। तेल गिराने से पृष्ठीय तनाव क्या होता है, कम हो जाता है, और फिर ये आपको घटने से ये क्या होता है कि वहाँ पर ये कुछ लहरें शांत हो जाती है। मच्छर को मारने के लिए मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो पृष्ठीय तनाव टूट जाता है, जिससे कि लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। शेविंग ब्रश से कॉक जल में बाहर निकालने पर उस पर जल की एक परत पर बन जाती है। मतलब ये देखिए पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है। मतलब आप जैसे कि शेविंग करते हैं, शेविंग करने पर ये क्या करते हैं कि यहीं बाल को डालते हैं पानी में तो बाल एक में एक चिपक जाता है, तो इसको पृष्ठीय तनाव बढ़ने के कारण होता है। ये चीज़ को ध्यान दिएगा। दूसरी बात, साबुन अपमार्जक मिलाने पर पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, इसलिए देखिएगा कि पृष्ठीय तनाव यहाँ पर ये कम हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि कपड़ा को साफ करना हो तो साबुन या डिटर्जेंट लगा देंगे तो फिर हो जाएगा, या कम करने पर भी ये टूट जाता है। वर्षा या ओस के बूंद जो गोलाकार होते हैं, रीजन क्यों होते हैं, तब पृष्ठीय तनाव इसका बहुत काफ़ी होता है, इसलिए एक गोलाकार में पाए जाते हैं। ये चीज़ को ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। गोला होते हैं, सुबह में जाते हैं तब सुबह में देखिएगा ओस हमेशा गोल होते हैं। तो पृष्ठीय तनाव का मतलब होता है कि कम से कम क्षेत्रफल को घेरना, यानी गोल प्रवृत्ति का होना, ठीक है। नेक्स्ट, केशिकत्व क्या है, तो ये भी द्रव का गुण होता है। द्रव का गुरुत्वीय बल के विपरीत ऊपर चढ़ने नीचे उतरने की प्रवृत्ति को ही केशिकत्व कहते हैं। मतलब आप देखिएगा कि गुरुत्व बल के विपरीत, मतलब ये एक जल को अगर ऊपर अगर की चल रहा है तो इसे हम कहते हैं कि केशिकत्व कहते हैं, ठीक है। ऊपर ये चढ़ने को हम ये क्या कहेंगे, केशिकत्व चलेंगे, या फिर नीचे को ही ये प्रवृत्ति नीचे चढ़ने को ही ये उतरने को केशिकत्व कहेंगे, ठीक है। ये कहेंगे केशिकत्व। इसी गुण के कारण बहुत सारे ये क्रिया होती है, जैसे हम देखेंगे कि आप घर पर लालटेन जलाते हैं, लालटेन के नीचे में वो बाती जो कहा जाता है उसको यहाँ पर ये डुबो देते हैं थोड़ा सा, और ये देखिएगा ऊपर में यहाँ पर माचिस जला देते हैं तो ये जलता रहता है, तो ये नीचे से ये गिरता रहता है। आप पेन से लिखते रहते हैं, पेन का देखिएगा स्याही यहाँ पर रहता है, लेकिन यहाँ पर नुकीला भाग निकला होता है, जो एक जितने ही चलाते हैं ये अपने तरफ ये घिरता रहता है, तो एक इसका तो पेड़ अगर कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के नीचे में अगर मान के चलिए ये जड़ें हैं तो ये पानी सोखती हैं, तो पानी सोखती हैं तो ऊपर की ओर चढ़ा देती हैं, तो ये चीज़ों को हम ये कहेंगे कि केशिकत्व के कारण होता है, ठीक है। तो आइएगा एग्जाम्पल देख लें। स्याही में डुबोकर लिखने वाले पेन की नींव, नोक के मध्य पर लंबा कटा हुआ भाग एक केश नली की तरह कार्य करता है। पेन के स्याही में डुबोने पर कुछ स्याही केश नली में चढ़ जाती है और जिससे कुछ देर तक लिखना संभव हो पाता है। लालटेन में मिट्टी का तेल धागे के मध्य से बनी केशिकत्व द्वारा ऊपर चढ़ता है। इस प्रकार मोमबत्ती का पिघला हुआ मोमबत्ती के भीतर धागे के मध्य केश नली से ऊपर चढ़ता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्याही सूखने के प्रयुक्त सूक्त कागज बने, स्याही वाला जो कागज होगा। तो दोस्तों एक चीज़ को याद रखिएगा कि केशिकत्व गुण से ही ये देखिएगा कि किसान का एक जाता है कि किसान खेत को क्यों जोत कर रखता है, क्योंकि अगर जोत के न रखेगा तो इसका देखिएगा कि जो मिट्टी है चिपका रह जाएगा और पतली पतली दरार मिलेगा, और जितना ही पतला अगर छिद्र होता है उतना ही केशिकत्व यानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर चढ़ता रहता है। अर्थात मोटा अगर की त्रिज्या हो जाएगा, नली का मोटा त्रिज्या होगा तो उसमें पानी का चढ़ाव बहुत कम होने वाला है, और इस कम के कारण देखिएगा पानी का चढ़ाव ऊपर कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। लेकिन अगर कि किसान अगर खेत को न जोते तो ये पतली नली दरार हो जाएगा, जिसको दरार कहते हैं, और बहुत काफ़ी पानी ऊपर सूखेगा और सूखने के बाद जो वाष्पीकरण हो जाएगा। इसलिए किसान खेत को हमेशा जोत कर रखता है कि केशिकत्व टूट जाए, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा,
तो पेड़ पौधों में भी पानी उसी गुण के कारण जो चलता है, और फिर उस गुण को जो कहते हैं परासरण दाब। दाब के कह दिया जाए तो परासरण मतलब ऊपर पानी को जो चढ़ता है किस दाब के कारण, तब परासरण दाब के कारण। और गैसों का जो होता है लेन देन विसरण के कारण, यानी O2 और ऑक्सीजन का लेन देन करता है वो विसरण के कारण होता है। आइएगा श्यानता, द्रव की दो कणों पर परतों के मध्य सापेक्षित वेग का विरोध करने वाले बल को श्यानता बल कहते हैं। मतलब ये देखिए, ये भी द्रव में पाया जाता है। ये गुण क्या है, मतलब जब कोई द्रव अगर की गति करता है तो पीछे वाला कण उसका घींचता रहता है कि मतलब रोकने की प्रवृत्ति रखता है, इसी को कहते हैं श्यानता गुण। तो आप देखते हैं इसी गुण के कारण जो अगर कि द्रव में कोई कहते कि व्यक्ति दौड़ेगा तेजी से या हवा में दौड़ेगा तेजी से, तो हवा में तेजी से, क्योंकि द्रव में दौड़ने पर पीछे वाला जो द्रव जो घींचते रहते हैं, तो ये होता है श्यानता गुण। आप देखते हैं कि किसी भी थाली में अगर कि पानी को नचा देते हैं तो फिर कुछ देर के बाद रुक जाता है, तो इसको कहेंगे श्यानता गुण। तो श्यानता गुण के कारण होता है, ठीक है। तो श्यानता गुण देखिएगा, असंजक बल या ससंजक बल, तो याद रखिएगा अणुओं का ससंजक, क्योंकि जल ही में लगने वाला है, द्रव में लगना है, तो एक ही प्रकार के पदार्थों में लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। द्रव की अपेक्षा गैसों में श्यानता बल बहुत कम होता है, इसलिए हम जो द्रव में बहुत धीरे धीरे दौड़ पाएंगे, लेकिन गैस में बहुत तेज़ी से दौड़ पाएंगे। द्रव में ताप बढ़ाने पर, ताप में वृद्धि होने पर श्यानता गुण बढ़ती है, जबकि गैसों में ताप बढ़ाने पर श्यानता के गुण कि द्रव में ताप अगर बढ़ाइएगा तो फिर जो ऊप पतली होती जाएगी, मतलब घट जाएगा, श्यानता गुण घट जाएगा, और गैसों में श्यानता गुण बढ़ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मतलब द्रव जो ज़्यादा काफ़ी घनत्व था उसमें जो घनत्व कम हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। श्यानता के उदाहरण, जल में से भरी बाल्टी को हिला छोड़ देने पर थोड़ी देर बाद जल शांत हो जाता है, अपने आप स्थिर हो जाता है, तो ये उसका पीछे वाला कण उसको रोकता है, ठीक है। तो इसी को कहेंगे श्यानता। जल का श्यानता वायु से अधिक होता है, ये चीज़ को याद रख लीजिएगा। जल का श्यानता मतलब रोकने की प्रवृत्ति बहुत काफ़ी होती है, इसलिए जल की अपेक्षा वायु में गति करना सरल होता है, मतलब हवा में ज़्यादा दौड़ सकते हैं। श्यानता गुणांक होता है दोस्तों, इसका जो ईसाई मात्रक याद रखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन पॉइज याद रख लीजिएगा, पॉइज। सीमांत वेग को दोस्तों देखें कि सीमांत वेग ये क्या है, तो जब देखिएगा सीमांत वेग द्रव में है, लेकिन द्रव को जब गहराई में फेंकते हैं तब, द्रव में किसी वस्तु के फेंकते हैं तब, जब कोई वस्तु तरल माध्यम गैस या द्रव में स्वतंत्र रूप से गिरती है, वस्तु दो दिशाओं में बल करते हैं, एक गुरुत्व बल वस्तु की गति की दिशा में तथा मध्य श्यान बल और उत्प्लावन बल, मतलब दोनों विपरीत गति हैं। उत्प्लावन बल ऊपर की ओर करते हैं, तो ये द्रव में जब गिरता है कोई वस्तु तो दो बल काम करते हैं, एक श्यान बल और फिर उत्प्लावन बल। प्रारंभ में वस्तु का वेग गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव से बढ़ता जाता है, परंतु समय के साथ मध्यम क्या श्यान बल भी बढ़ता जाता है, और अंततः श्यान बल उत्प्लावन बल का योग गुरुत्व बल के समान हो जाता है। परिणाम स्वरूप वस्तु का त्वरण शून्य हो जाता है, वस्तु का नियत वेग से गिरने लगता है। वेग का सीमांत मतलब ये समझिएगा दोस्तों क्या है, मतलब एक मान के चलिए अगर कि कुआं है, इस कुआं में हम क्या करते हैं कि किसी पदार्थ को फेंकते हैं, तो जब फेंकते हैं शुरू में तो बहुत तेज़ी में गिरता है, कुछ दूरी तक तेज़ी में गिरता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये निश्चित त्वरण इसका शून्य हो जाता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है, और एक कुछ निश्चित समय के बाद क्या होता है, समान वेग से गिरना चालू हो जाता है। तो इसी को कहेंगे सीमांत वेग कहते हैं, मतलब समान वेग से गिरना कुछ समय के बाद हो जाता है, इसी को कहते हैं सीमांत वेग कहते हैं। इसी सब सिद्धांत के अनुसार हम जो पैराशूट से जो जंपिंग करते हैं, तो देखिए पैराशूट से जब शुरू में जंप किया जाए तो खूब स्पीड में, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है, समान वेग से पैराशूट से गिरते रहते हैं, तो ये होता है सीमांत वेग के कारण होता है। और इस गुण को हम कहते हैं कि किसके कारण हम पैराशूट से जंपिंग कर सकते हैं, तो श्यानता बल के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि वायु में भी कुछ चीज़ें अपने पीछे की ओर कण को खींचने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट देखें, सीमांत वेग का प्राप्त करने की प्रक्रिया देखिएगा, ये चीज़ को दर्शाया गया है कि कैसे कैसे। तो दोस्तों हम देखेंगे, स्काई ड्राइवर वायुमान से कूदने के बाद अधिक तीव्र वेग से लेकिन नीचे की ओर आता है, मतलब अधिक तेज़ी से ये नीचे की ओर आता है। कुछ समय के पश्चात वेग कम करने के लिए वे पैराशूट खोलते जाता है, मतलब बढ़ाता जाता है, जिससे गुरुत्व बल के विपरीत खिंचाव बल का मान बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप उसका सीमांत वेग कम हो जाता है। मतलब जो तेज़ से ये देखिए पैराशूट वाले देखिएगा शुरू में क्या करते हैं कि खूब तेज़ी से आते हैं, लेकिन जो ही धीरे धीरे आना होता है तो उसको पैराशूट को और बढ़ाते रहते हैं, जो कि नीचे से बल जो लगेगा
यानी उत्प्लावन बल लगेगा वो बहुत काफ़ी लग जाए और धीरे धीरे हम चलते रहें। तो स्टोक्स का नियम, किसी तरल माध्यम में स्वतंत्र रूप से गिरते हुए गोलू या अन्य वस्तु पर माध्यम की सतहों द्वारा आरोपित श्यान बल का मान उस गोले की त्रिज्या, तरल की श्यानता तथा सीमांत वेग पर निर्भर करता है। इससे निम्नलिखित फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला याद करिएगा, लेकिन ये चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों कि आप देखिएगा स्टोक का नियम ये भी जे आपको पैराशूट के लिए समझिएगा कि पैराशूट की जितना ही अगर कि फैलाव ज़्यादा कीजिए, मतलब त्रिज्या फैलाव जितना ही त्रिज्या अगर कीजिए ज़्यादा बढ़ाइएगा, उसमें गिरने की प्रवृत्ति होगा, डाउन हो जाएगा। श्यानता मतलब उसमें जो कणों के जैसे वायु और जो द्रव में जो पड़े हुए थे, जितना ही अगर कि श्यानता बढ़ेगा उतना ही उसमें जो धीरे धीरे गिरेंगे हम, ठीक है। सीमांत वेग पर निर्भर करता है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। धारा रेखीय प्रवाह ये क्या है, ये चीज़ को हम थोड़ा सा देखें। द्रव का ऐसा प्रवाह जिनके प्रत्येक बिंदु पर गुजरने पर द्रव के सभी कण एक ही पथ से गुजरती है, धारा रेखीय प्रवाह कहा जाता है। इस प्रकार प्रवाह में द्रव कणों के चलने के मार्ग धारा रेखा कहलाता है। मतलब ये देखिएगा, जैसे हम खेत पटान करते हैं तो टंकी खोल देते हैं, टंकी से मान के चलिए यहाँ से फोर्सिंग हो रहा है, पानी ऐसे गिर रहा है, तो इस पानी का धारा यहाँ पर जो गिरा और ये धारा मान के चले ऐसे चला, तो जितने भी पानी इसका पीछे वाला होता है सब के सब इसी रेखा पर चल रहता है। आप देखे होंगे कि पानी का एक ये नली बन गया, नली अपने से बना लेता है, उसी के पीछे पीछे सब जे आता है। आप ग्लास का पानी भी घर में अगर मान के चले गिर जाता है, अचानक सडनली गिर जाता है, तो एक जो रेखा में बनाएगा, जो अगला पानी जो चला होगा उसी का पथ धीरे धीरे पकड़कर सब पानी जो चलना जो चालू करता है अधिकांशतः। तो इसको हम कहेंगे धारा रेखीय प्रवाह, मतलब एक ही दिशा में जो है सब एक ही पथ पर चलेगा तब, ठीक है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा किसी तरह हो सकता है। तो धारा रेखीय प्रवाह के अंतिम वेग के बाद प्राप्त वेग क्रांतिक वेग कहा जाता है। अर्थात धारा यदि धारा का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह हो जाए तब ये द्रव की गति टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसे क्रांतिक वेग। मतलब ये कह रहा है कि जैसे कि अगर मान के चलिए खूब स्पीड में चलने लगे तो ये कभी भी इधर उधर मुड़ सकता है, ये न कि आगे वाला जो गया उसी जे दिशा में जाएगा। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए देखिएगा नाले का बरसात में नाले का पानी जो एक ही दिशा में निकलता रहता है, ठीक है। तो ये रीजन होता है। द्रव का प्रभाव क्रांतिक वेग से अधिक हो, द्रव का प्रभाव क्रांति वेग से अधिक हो तो ये घनत्व, इसका प्रभाव घनत्व पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रभाव क्रांतिक वेग से कम हो तो उसका प्रभाव श्यानता पर डिपेंड करता है, श्यानता पर डिपेंड करता है। तो ये दोस्तों ये थोड़ा सा ये चीज़ को याद रखिएगा। इसी सब के कारण मतलब यहाँ पे जो दिया गया द्रव का प्रभाव क्रांतिक वेग से अधिक हो तो इसका प्रभाव घनत्व पर डिपेंड करेगा। यदि द्रव प्रभाव क्रांतिक वेग से कम हो तो इसका श्यानता पर डिपेंड करता है। मतलब आप देखे होंगे कि ज्वालामुखी से देखिएगा कि कभी कभी तेज निकलता है, कभी कभी धीमा निकलता है। तो जितना ही घनत्व बढ़ता जाता है उतना ही जो बहुत काफ़ी मात्रा में देखिएगा बहुत तेज़ी से इसका लावा निकलता है, लावा निकलता रहता है। तो इसका घनत्व पर डिपेंड करता है। घनत्व जितना ही बढ़ेगा उतना ही उसमें जो तेज़ी से वेग जो गति करता है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बर्नौली के पर में, जब कोई अश्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारा रेखीय प्रभाव जो होती है तो उसके मार्ग में जब भी बल लगता है, मतलब बर्नौली ने बताया था कि जब एक नली है, नली में अगर बह रहा है तो सभी जगह बल जो लगेगा वो सब जगह पर दाब जो क्या होगा समान होगा, ये बर्नौली ने बताया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लें क्वेश्चन। तब प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन में संपूर्ण ऊर्जा नियत रहता है। मतलब एक अगर बह रहा है तो सभी बिंदुओं पर जो लगने वाला बल होता है वो सभी जगह एक जगह क्या होता है नियत होता है, ऊर्जा जो नियत होता है। कभी भी वो एक जगह जाकर जो फोर्स जो कभी ज़्यादा जो नहीं होगा, सभी जगह नियत रहेगा। तो धारा रेखीय प्रभाव होते हुए आदर्श द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा, यानी संपूर्ण ऊर्जा जो मतलब कि नली में बह रहा है ऊर्जा, वो दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा सब के सब नियत होता है। यदि द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाता है और वेग बढ़ता है तो दाब जो कम हो जाता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, यदि द्रव का दाब
स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो उसका वेग ये क्या होगा, कम हो जाएगा, और वेग बढ़ जाता है तो उसका दाब कम हो जाता है। बर्नौली के प्रमेय पर व्यवहारिक ये कुछ उदाहरण देख लें। क्रिकेट का गेंद स्विमिंग होना, जब गेंद को तेज से फेंकते समय उसे घुमा दिया जाता है तो घूमती हुई गेंद एक ओर से वायु में अवरुद्ध उत्पन्न होता है, जिससे वायु का वेग कम हो जाता है, और जबकि दूसरी ओर वेग का अधिक हो जाता है। जिस ओर वेग कम हो जाता है वहाँ दाब बढ़ जाता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मतलब वेग कम होगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। और गेंद हवा में ही दूसरी ओर स्विमिंग कर जाता है। ये चीज़ को, जहाँ पर जो दाब कम होगा उधर जो स्विमिंग कर जाता है। और एक एग्जांपल देखिएगा, तेज आंधी आने पर टीन शेड, मतलब जो टीन का घर जो बना होता है, तेज आंधी पर टीन के ऊपर वायु का वेग अधिक हो जाता है, जिससे टीन की ऊपरी सतह पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वेग अधिक हो जाएगा और फिर दाब कम हो जाएगा, परंतु टीन का नीचे वायुमंडलीय दाब, वायु दाब और वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जो टीन के ऊपरी सतह के वायु दाब से अधिक होता है। इस दाबांतर के कारण टीन शेड आंधी में उड़ जाता है। मतलब ये समझ रहे होंगे कि जब देखिएगा कि वेग बहुत अधिक हो जाए तो यहाँ पर दाब ये क्या होगा कि इस पर जो प्रेशर लगने वाला है वो छिटा जाएगा, कम हो जाएगा। और तो ऊपर में वेग अधिक हो जाते हैं, नीचे में वेग, टीन के नीचे ये क्या होता है, वायुमंडलीय कि यहाँ पर वेग कम हो जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर ऊपर में वेग कम होता है, यहाँ से एक बार फिर से समझिएगा दोस्तों कि ये मान के चलिए टीन है, तो वेग ऊपर में आंधी तूफान बहुत काफ़ी आया, तो वेग बहुत काफ़ी आंधी तूफान का, तो यहाँ पर दाब कम होगा। दाब जो ऊपर होगा माइनस, मतलब मान के चलिए कम होगा। लेकिन नीचे में क्या होगा, यहाँ पर वेग कम है और दाब अधिक है, तो नीचे जब दाब अधिक होगा तो दाब नीचे अधिक होगा तो इसे ऊपर की ओर फेंक देगा, तो टीन उड़ने की संभावना रहता है इसी कंडीशन में। तो क्वेश्चन आता है कि जब आंधी तूफान आता है तो टीन क्यों गिर जाता है, तो ऊपर का दाब कम होता है, नीचे का दाब अधिक होता है। नेक्स्ट, तेज गति से गतिमान रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर निकट खड़े होने पर गिरने की जोखिम रहता है। तो जब रेलगाड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ती हो तो अपने आगे की वायु पर दाब डालती है और पीछे की ओर खाली स्थान छोड़ देती है, जिससे परिणाम ट्रेन समीप कम वायु का क्षेत्र बन जाता है। अर्थात यदि कोई मनुष्य प्लेटफॉर्म के समीप ट्रेन के किनारे खड़ा हो तो गाड़ी से दूर स्थित अधिक दाब वाली वायु मनुष्य को कम दाब वाली क्षेत्र की ओर ढकेल देते हैं। मतलब ये समझिएगा, जैसे ये ट्रेन चल रहा है तो ट्रेन जब चलेगा गति में तो यहाँ पर जो इसका आगे जो क्या होता है, बहुत काफ़ी गति होता है, वेग बहुत काफ़ी होता है, तो दाब कम हो जाता है। और दाब कम हो जाएगा, इधर दाब अधिक है, पीछे वाला भाग पर दाब अधिक है, तो ये हमेशा इस व्यक्ति को खड़ा रहेगा तो ये आगे की ओर ढकेल देगा, तो इसीलिए होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ट्रेन के मुंडा जो होते हैं वहाँ पर जिस दिशा में गतिशील है उस दिशा में जो आपको ढकेल लेता है, तो वायु दाब जो कम होता है लेकिन गति इसका कम होता है। तीव्र वेग से गतिमान होकर वायु का रनवे से ऊपर उठना भी वायु यान का निचली सतह और ऊपरी सतह में दाबांतर के कारण होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मतलब ये भी जो इसी के कारण ये होता रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में जो कुछ क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जो कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको एनसीईआरटी बुकों का मिलता रहे, मैथ हो या किसी चीज़ का मिलता रहे दोस्तों। तो आप मेरे चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब शेयर जरूर दोस्तों ये करें, क्योंकि मैं आपके लिए ये इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा ये चीज़ें मेरे लिए कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव के रूप में अन्य बुकों को देख सकते हैं और एनसीईआरटी से संबंधित बुक पढ़ने के बाद बहुत क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।